खिड़की नंबर 13 अल्ट्रा हॉरर डोज हॉरर स्टोरी। पुराने माधवपुर गांव की सीमा पर एक कोठी थी, टूटी हुई, धूल में डूबी और अजीब तरह से हमेशा बंद खिड़कियों वाली। लेकिन उनमें से एक खिड़की सबसे ऊपर दाहिने कोने में हमेशा हल्की सी खुली रहती थी। लोगों का कहना था कि वो खिड़की नंबर 13 है और वहां से रात के 2:13 बजे एक औरत की फुसफुसाहट सुनाई देती है। वो फुसफुसाहट किसी को बुलाती नहीं थी, वो किसी को चुनती थी। अरमान शहर से आया एक फोटोग्राफर कोठी की डरावनी तस्वीरें लेने के लिए माधवपुर आया था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, खिड़की नंबर 13 की तरफ मत जाना। वहां कोई दिखता नहीं, लेकिन वो सबको देखता है। पर अरमान की जिज्ञासा डर से बड़ी थी। उसने ट्राइपॉड लगाया, कैमरा ऑन किया और ठीक 2:13 बजे कैमरा खिड़की की तरफ घुमाया। लेंस के अंदर अंधेरे में सिर्फ एक सफेद हाथ दिखाई दिया, पहले कांच पर रखा हुआ, फिर धीरे धीरे बाहर की ओर सरकता हुआ, जैसे कोई खींचकर उससे मिलने आ रहा हो। अगली सुबह अरमान ने तस्वीरें चेक की, सारी ठीक थी, लेकिन खिड़की नंबर 13 वाली फोटो वो असंभव थी। तस्वीर में कोठी नहीं, बल्कि अरमान खुद दिख रहा था, पसीने में भीगा हुआ, कांपता हुआ, ठीक वैसा ही खड़ा जैसे वो तस्वीर खींचते वक्त खड़ा था। मगर उसके पीछे खिड़की नंबर 13 पर एक औरत का चेहरा दबा हुआ था, नीली आंखें, टूटा हुआ जबड़ा और आधी कटी हुई मुस्कान। उसी रात अरमान को नींद नहीं आई। 2:13 बजे अचानक उसकी खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा नहीं, बल्कि ठंडी फुसफुसाहट अंदर आई। तस्वीर अधूरी है, वापस आओ। अरमान ने खिड़की बंद करने की कोशिश की, पर उसके हाथ किसी बर्फीले हाथ से टकराए। वो औरत, अब वो उसके शहर में आ चुकी थी। डर के मारे अरमान वापस माधवपुर भागा, कोठी में घुसा, सीढ़ियां चढ़ा और खिड़की नंबर 13 तक पहुंचा। उसे बस तस्वीर हटानी थी या शायद जला देनी थी। पर खिड़की पर कोई कागज नहीं, कोई फ्रेम नहीं, बल्कि अरमान खुद खड़ा था, अंदर से उसे ही घूरता हुआ। उसका दूसरा रूप मुस्कुराया और बोला, अब बाहर तू रहेगा और अंदर मैं। खिड़की धड़ाम से बंद हुई और जो चीख निकली वो सिर्फ कोठी ने सुनी, दुनिया ने नहीं। अगले दिन कोठी वैसी ही थी, सभी खिड़कियां बंद, सिवाय खिड़की नंबर 13 के, जो हल्की सी खुली थी। अब वहां से फुसफुसाहट आती थी। अगला कौन? अरमान के गायब होने के बाद माधवपुर के लोग उस कोठी के पास जाना भी छोड़ चुके थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि खिड़की नंबर 13 अब हमेशा खुली रहती थी। रात के 2:13 बजे वहां से 2 आवाजें आती थीं, एक औरत की और एक मर्द की। लोगों ने कहा, अब वो खिड़की सिर्फ चुनती नहीं, अब वो बुलाती भी है। रिया, अरमान की छोटी बहन, 3 हफ्तों से उससे संपर्क न होने पर सीधा माधवपुर पहुंची। गांव वालों ने सब कुछ बताया। रिया ने कोठी की तरफ देखा। कोठी शांत थी, लेकिन खिड़की नंबर 13 पर एक साया खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल मानो उसका इंतजार कर रहा हो। रिया को एक अजीब अपनापन महसूस हुआ, जैसे कोई अपना ही उसे बुला रहा हो। रिया को कोठी में अरमान का कैमरा मिला। अंदर की मेमोरी कार्ड में सिर्फ एक फोल्डर था, 13। उसमें सिर्फ एक वीडियो था, कुल 13 सेकंड का। वीडियो प्ले हुआ, अंधेरा, हल्की सांसों की आवाज और फिर अरमान की टूटी हुई आवाज, रिया, यहां मत आना, वो मैं नहीं हूं। वीडियो अचानक कट गया, पर प्लेयर पर टाइम दिख रहा था, 2:13 AM। रिया कोठी से निकलने ही वाली थी कि ऊपर से चरमराहट हुई। सीढ़ियों पर एक परछाई दिखी, ऊंची, टेढ़ी, जैसे किसी ने इंसान की आकृति खींचकर लंबी कर दी हो। वो धीरे धीरे नीचे आ रही थी, लेकिन उसके कदमों की आवाज नहीं थी। रिया ने टॉर्च मारी और जो दिखा उसे हिला गया। परछाई के अंदर अरमान का चेहरा था, थका हुआ, पीला, डर से भरा।
पर उसका शरीर किसी और का था। रिया भागकर बाहर पहुंची, लेकिन बाहर आकर देखा खिड़की नंबर 13 पर अरमान खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा असली, सामान्य, चुप, बस उसे देखता हुआ। अंदर वाला अरमान उसे पकड़ने दौड़ रहा था और बाहर वाला बस उसे लालटेन की तरह खिड़की की ओर इशारा कर रहा था, जैसे कह रहा हो अंदर ही सच्चाई है। रिया डर के मारे जमी रह गई। गांव के पुराने पुजारी ने बताया, खिड़की नंबर 13 हर 13 साल में किसी को अंदर खींचती है और उसकी एक नकल बाहर भेजती है। नकल का काम है अगले शिकार को ओठी तक लाना। रिया समझ गई, बाहर वाला अरमान उसका असली भाई नहीं, वो बस एक लुभाने वाला साया था। उस रात रिया को आवाज सुनाई दी, रिया अंदर आओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। बाहर वाला अरमान धीरे धीरे घर की तरफ चलता आया, बिना पलकें झपकाए, बिना हिले चेहरे के। और अंदर वाला अरमान खिड़की नंबर 13 में चिपका हुआ चीख रहा था, भाग जा रिया, ये तू नहीं कर पाएगी। दोनों आवाजें, दोनों रूप, एक उसे बचा रहा था, दूसरा उसे बुला रहा था। लेकिन कौन असली था, कौन झूठ? अपनी जान बचाने के लिए रिया को फैसला करना था, किस अरमान पर भरोसा करे। अचानक दोनों अरमान एक साथ बोले, मैं ही असली हूं। और तभी खिड़की नंबर 13 धीरे धीरे खुलने लगी। रिया के सामने 2 अरमान खड़े थे, एक घर के बाहर, शांत चेहरा, सीधी नजर, दूसरा खिड़की नंबर 13 के अंदर, टूटा हुआ, दर्द से भरा, कांपता हुआ। दोनों चिल्लाए, मैं ही असली हूं रिया। लेकिन दोनों की आवाज एक जैसी थी, एक जैसा चेहरा, एक जैसा हाव भाव, बस फर्क था आंखों में। पुजारी ने कहा था, खिड़की की बनाई नकल कभी भी आंखों में इंसानियत नहीं ला सकती, उसकी आंखें कांच की तरह खाली होती है। रिया ने ध्यान से देखा, बाहर वाला अरमान, उसकी आंखें शांत, लगभग मरी हुई थी, लेकिन खिड़की के अंदर वाला, उन आंखों में डर था, और डर नकल को नहीं आता। रिया समझ गई। जैसे ही रिया पीछे हटी, बाहर वाला अरमान मुस्कुराया, मगर वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसका जबड़ा थोड़ा ज्यादा फैल गया, आंखें गाढ़े रंग में बदल गईं और शरीर टेढ़ा होकर लंबा होने लगा। वो अरमान का शरीर था, लेकिन अंदर कोई और चीज थी, एक परछाई जो सिर्फ कॉपी नहीं बनाती, बल्कि खुद को इंसान बनना चाहती है। रिया खिड़की की तरफ दौड़ी। अंदर वाला अरमान हाथ बढ़ा रहा था, मुझे बाहर निकालो, इससे पहले कि ये मेरी जगह हमेशा के लिए ले ले। उधर नकल वाला अरमान धीरे धीरे दीवारों पर चढ़ने लगा, जैसे गुरुत्वाकर्षण का कोई नियम उस पर लागू ही नहीं होता। उसकी उंगलियां लंबी, पतली और टेढ़ी हो रही थीं। जैसे ही रिया ने खिड़की खोली, अंदर से एक ठंडी हवा नहीं, बल्कि चुभती फुसफुसाहटें निकली। औरत की आवाज, मर्द की आवाज, बच्चों की आवाज, एक को अंदर, एक बाहर। ये खिड़की 13 साल में एक आत्मा नहीं, 2 आत्माएं चाहती थी, एक अंदर फंसाने के लिए और एक बाहर भटकती परछाई को पूरा करने के लिए। रिया समझ गई, आज की रात या तो वो बचेगी या दोनों अरमान हमेशा के लिए खो जाएंगे। रिया ने एकदम से खिड़की खोली और अपना हाथ अंदर वाले अरमान की तरफ बढ़ाया। जैसे ही वो उसे पकड़ने लगी, नकल वाला अरमान छत से गिरते हुए उसके पीछे आ गया, तीव्र गति से, जैसे किसी जानवर की तरह। उसके हाथ रिया के कंधों तक पहुंच चुके थे। तभी रिया ने एक चाल चली। वो पीछे नहीं हटी, बल्कि झटके से साइड में हो गई। नकल वाला अरमान खिड़की से अंदर जा गिरा और असली अरमान बाहर कूद आया। जैसे ही नकल की देह अंदर गिरी, खिड़की ने जोर से धड़ाम करके खुद को बंद कर लिया। अंदर से चीखें, कराहे और कांच तोड़ने की कोशिश की आवाजें आने लगी। खिड़की कांप रही थी, मानो वो परछाई बाहर आना चाहती हो। लेकिन खिड़की की एक शर्त थी, जो अंदर गया वो अंदर ही रहेगा। और आज नकल बंद हो चुकी थी। अंदर वाले नकल रूपी अरमान ने कांच पर चेहरा मारा। पहले इंसानी चेहरा, फिर काला, फिर टेढ़ा, फिर बिना चेहरों के आकार वाला, और धीरे धीरे वो काली धुंध बनकर गायब हो गया।
खिड़की नंबर 13 पहली बार पूरी तरह बंद हो गई। अरमान बाहर था, कमजोर, टूट चुका लेकिन जिंदा। रिया उसकी बाह पकड़कर बोली, अब सब खत्म हो गया। लेकिन कोठी की तरफ देखा, एक और खिड़की नंबर 12 धीरे धीरे खुलने लगी और अंदर से वही फुसफुसाहट। एक खत्म, अब अगला। रिया और अरमान जैसे ही कोठी से बाहर निकले, पीछे खिड़की नंबर 12 चरमराते हुए खुल गई। पर यह खिड़की पहले जैसी नहीं थी। इससे रोशनी नहीं बल्कि काले धुएं जैसा माहौल निकल रहा था। अंदर कोई खड़ा था लेकिन वो इंसान जैसा नहीं दिख रहा था। एक आकृति, एक साया, जैसे कोठी का दूसरा अध्याय जाग चुका हो। रिया और अरमान गांव के पुजारी के पास भागे। पुजारी ने खिड़की नंबर 12 का नाम सुनते ही धरती पर बैठकर माथा पकड़ लिया। तुम दोनों ने खिड़की नंबर 13 को शांत कर दिया, लेकिन उस खिड़की ने बदले में खिड़की नंबर 12 को जगा दिया है। रिया ने पूछा, ये खिड़की किसकी है? पुजारी ने धीमी आवाज में कहा, ये खिड़की उस औरत की है जिसने कोठी की पहली मौत देखी थी। पुजारी ने एक पुरानी सच्चाई बताई। 100 साल पहले इस कोठी में एक दासी रहती थी, सोजनी। सोजनी ने कोठी के मालिक के अत्याचार से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी, लेकिन उसके मरने से पहले उसकी आखिरी चीख खिड़की नंबर 12 के सामने गूंजी थी। तब से उस खिड़की से हर 13 साल बाद एक दर्द भरा साया निकलता है जो किसी ऐसे इंसान को ढूंढता है जिसने अपना कोई गहरा गम दबा रखा हो। पुजारी ने रिया और अरमान को घूरते हुए कहा, और तुम दोनों अपना कितना दर्द छुपा कर रखे हो। उस रात रिया ने घर में कुछ अजीब महसूस किया। आईने पर धुंध जमी हुई थी और उस धुंध पर किसी ने लिख दिया था, तुम चुनी जा चुकी हो। रिया डरकर पीछे हटी। अरमान ने उसे संभाला, लेकिन तभी खिड़की अपने आप खुल गई। कोठी की तरफ से एक धीमी टूटी हुई छाया उनके घर की ओर चल रही थी। 4 पैर, लंबी गर्दन, चेहरा इंसानी नहीं पर आंखें दर्द से भरी। सोजनी का साया। वो साया हर रात रिया का पीछा करने लगा। कभी कमरे के कोने में दिखता, कभी शीशे में, कभी टीवी स्क्रीन में और कभी बंद दरवाजों के पीछे। ठीक उसके कान के पास फुसफुसाता, मेरा दर्द पूरा कर दो या अपना दे दो। रिया को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे उसका दर्द बांटना चाहती है या उसे अपना दर्द देना चाहती है। जैसे ही रिया उस साये से बचने की कोशिश कर रही थी, अरमान की हालत भी बिगड़ने लगी। हर सुबह उसके शरीर पर नीले निशान होते। हर रात उसकी सांस रुक रुक जाती। धीरे धीरे उसे याद आने लगा, जब वो खिड़की नंबर 13 के अंदर फंसा था, उसके आसपास सोजनी का साया ही घूमता रहता था और वो बार बार कहती थी, सिर्फ एक को ही जाने दूंगी, बाकी सब मेरे साथ रहेंगे। यानी खिड़की नंबर 12 अरमान को अभी तक नहीं छोड़ा था। एक रात रिया ने अरमान को आवाज देते सुना, रिया यहां आओ। आवाज अरमान की थी, लेकिन स्वर उसी साये जैसा था। रिया कमरे में दौड़ी। अरमान खिड़की पर खड़ा था, उसकी आंखें गहरी काली और चेहरे पर वही दर्द भरी मुस्कान। उसके पीछे खिड़की नंबर 12 जीवित हो चुकी थी। अंदर से सोजनी की परछाई हाथ हिलाकर रिया को बुला रही थी। पर असली सच डायरी के अगले पन्ने में लिखा था। वो औरत निर्दोष थी। असली काले खेल में पूरा गांव शामिल था। आर्या का दिल तेज धड़कने लगा। मिट्टी की आकृति धीरे से बोली, तुम्हारे पुरखों ने उस औरत को फंसाया था और उसके बच्चे को भी। उन्होंने हमें मिट्टी में दफना दिया। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी और आज उसी खून की आखिरी कड़ी हमारे सामने खड़ी है। आर्या पीछे हट गई, लेकिन कमरे के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। उसके पीछे खिड़कियां भी सील हो गई। अब कोई रास्ता नहीं था। चौथे पन्ने पर कुछ लिखा था, ऐसा कुछ जिसने आर्या को झटका दे दिया। जिस दिन श्राप जागेगा, वह उस इंसान को पहले अपने कब्जे में लेगा जो चुनी हुई आत्मा के सबसे करीब होगा। आर्या की आंखें फैल गईं। अयान, मिट्टी की आकृति बोली, हाँ, वो सिर्फ पहला रास्ता था। असल रास्ता हमेशा तुम थी। बच्चे का खुलासा। कमरे की दीवार पर वह बच्चा फिर दिखाई दिया।
इस बार पूरी तरह स्पष्ट। उसकी आंखें पीली आग की तरह जल रही थी। वह धीरे धीरे आर्या की ओर आया और बोला, तुम्हारी परदादी ने मुझे दफनाया था, अब मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूं। आर्या ने चीखकर पीछे हटना चाहा, पर फर्श उसके पैरों के नीचे हिलने लगा। फर्श की दरारों से मिट्टी उठकर उसके टखनों को पकड़ने लगी। कमरा घूम रहा था। लोरी की आवाज तेज होती जा रही थी। हम 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 हम। डायरी का आखिरी पन्ना खुद बे खुद फटा और दीवार पर जलते हुए शब्द उभर गए। श्राप खत्म करने का एक ही तरीका है, खून उसी मिट्टी में लौटे जहां से सब शुरू हुआ। आर्या ने रोते हुए चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा इन सबसे क्या लेना देना है। मिट्टी की आकृति आगे आई, उसका चेहरा बेहद बास, और उसने कहा, पाप तुम्हारा नहीं, पर सजा तुम्हें मिलेगी। अचानक बच्चा कूदकर उसके सामने आ गया। उसने हाथ बढ़ाया और कमरे का सारा अंधेरा एक ही जगह इकट्ठा होने लगा। कमरे का अंधेरा अब किसी परत की तरह नीचे उतर रहा था। मिट्टी का वह बच्चा, मिट्टी का वह चेहरा और दीवारों से रिश्ता वह काला अंधेरा, सब एक जगह इकट्ठा होकर एक विशाल आकृति बनाने लगे। लोरी की आवाज अब इतनी तेज थी जैसे किसी ने कमरे के भीतर 100 बच्चों को एक साथ रुला दिया हो। नहीं, मैं मरने नहीं आई, आर्या चीख पड़ी, लेकिन मिट्टी की उंगलियां उसके पैरों से ऊपर चढ़ने लगी, घुटनों तक, कमर तक, जैसे उसका पूरा शरीर धीरे धीरे जमीन में समाया जा रहा हो। उसने आखिरी ताकत से डायरी को पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आंसू सिर्फ डर के नहीं, अन्याय के थे। मैंने गुनाह नहीं किया, फिर मुझे सजा क्यों? कमरा चुप हो गया। अचानक पूरी तरह सिर्फ गूंज रही थी एक धीमी सी बूढ़ी आवाज, क्योंकि खून अपना रास्ता खुद चुनता है। मिट्टी की विशाल आकृति अब पूरी तरह बन चुकी थी। लंबा बिना आंखों वाला चेहरा और शरीर पर सैकड़ों उंगलियों के निशान, जो उन सब लोगों का प्रतीक थे जिन्हें कभी जिंदा दफनाया गया था। उसने हाथ आगे बढ़ाया और आर्या का चेहरा पकड़ लिया। एक पल में के सारी ताकत खत्म हो गई। उसकी आंखों से रोशनी उतरने लगी। अचानक कमरे के कोने से आवाज आई, आर्या। अयान का शरीर फिर से प्रकट हो गया, कमजोर, टूटा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में इंसानियत की आखिरी चमक थी। वो लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा और चिल्लाया, उसको छोड़ दो। मिट्टी की आकृति हंसी, एक ऐसी हंसी जो कमरा तक हिला दे। तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, अब चुनी हुई को जाना है। अयान ने पूरी ताकत से आर्या का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर खींचने की कोशिश की, पर जैसे ही उसके हाथ का स्पर्श हुआ, मिट्टी की आकृति ने अयान को पकड़ लिया। अयान के शरीर से धुआं उठने लगा, उसकी त्वचा फटने लगी। वो दर्द से चीखा, आर्या भागो, भा। उसकी आवाज वहीं टूट गई। अयान का शरीर हवा में घुल गया, पूरी तरह जैसे वो कभी था ही नहीं। आर्या चीख पड़ी। जैसे ही अयान गायब हुआ, मिट्टी की आकृति अचानक रुक गई, जैसे उसे किसी अदृश्य झटके ने पीछे धकेल दिया हो। डायरी जमीन पर गिर गई और खुद ब खुद खुल गई। पन्ने पर सिर्फ एक पंक्ति थी, श्राप उसी पर पूर्ण होता है जो बिना गुनाह के बलिदान देता है। आर्या की आंखें फैल गईं। अयान, जिसका इन सब से कोई लेना देना नहीं था, जो सिर्फ उसकी मदद करने आया था, वही बलिदान था, वही श्राप का अंत था। मिट्टी की आकृति जोर जोर से कांपने लगी। उसका शरीर मिट्टी के धूल में बदलने लगा। बच्चा चिल्लाया, कमरा दहाड़ा, दीवारें फट गईं, सारी परछाइयां हवा में बिखरने लगी और एक पल में सब खत्म। सन्नाटा, पूरा घर खाली, मिट्टी, धूल और चारों ओर सिर्फ आर्या। लेकिन आर्या घुटनों पर गिर गई, आंसुओं में खोई, टूटी हुई, अकेली। घर शांत था, जैसे सब खत्म हो चुका हो। वो बाहर निकलने लगी जब अचानक पीछे से बच्चा फुसफुसाया, अब कोई रास्ता नहीं बचा,
मां आने वाली है। आर्या ने पीछे देखा। कमरा पूरी तरह खाली था, लेकिन धीरे धीरे उसकी अपनी ही परछाइयां दीवार से अलग होने लगी और उस परछाई ने मुस्कुराकर कहा, कहानी खत्म नहीं हुई, सिर्फ तुम्हारी बारी शुरू हुई है। तो दोस्तों, जो तुमने सुना वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी थी। क्योंकि कुछ घर दीवारों से नहीं बने होते, कुछ घर उन चेहरों से बनते हैं जो मिट्टी में दफन होकर भी इंतजार करते रहते हैं अपने अगले मेहमान का। आर्या की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसके पीछे से उठी वो परछाई एक याद दिलाती है कि श्राप कभी मरता नहीं, बस अगला शरीर ढूंढ लेता है। अगर आपकी खिड़की के बाहर आज रात कोई धीमी लोरी सुनाई दे, कोई यकीन मानिए, ये आवाज सिर्फ कहानी की नहीं है। अल्ट्रा हॉरर डोज रात रात भर घूमती इन परछाइयों को आपके लिए आवाज देती रहती है। अगर हिम्मत है तो अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक दरवाजा बंद कर लेना, क्योंकि कौन अंदर घुस आए ये किसी को नहीं पता। अल्ट्रा हॉरर डोज, डर यहां सांस लेता है।